अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना कल वाला टॉपिक ही कंटिन्यू रखेंगे। इवापोरेशन की डेफिनेशन के बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिया था आपको। आज हम सेकंड पैराग्राफ से इसको स्टार्ट करेंगे। इवापोरेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इवापोरेशन का हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप रैपिडली व्हेन स्प्रेड। आपने देखा होगा कि गीले कपड़े अगर आप फैला कर रख दें तो जल्दी खुश्क हो जाते हैं। इसकी रीज़न नेक्स्ट पेज पर पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। थर्ड लाइन में एक और बड़ा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इवापोरेशन काजेज कूलिंग। इवापोरेशन से कूलिंग प्रोड्यूस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी अहम बात समझने वाली है कि इवापोरेशन होगी तो कूलिंग प्रोड्यूस होगी। वाई? ये क्वेश्चन बन गया आपका। इवापोरेशन काजेज कूलिंग, वाई? आंसर इसी लाइन से आगे आंसर। ड्यूरिंग इवापोरेशन में होता क्या है? फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। एक लिक्विड के अंदर डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी एनर्जी बहुत लो है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी, और कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी वो लिक्विड की सरफेस पर आएंगे और वहाँ से वो एस्केप कर जाएंगे। तो हाई एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाएंगे लिक्विड से, हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स। लेकिन द मॉलिक्यूल्स दैट हैव लोअर काइनेटिक एनर्जीज, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो है आर लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे रह जाएंगे। दिस लोअर्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अब आप खुद देखें कि लिक्विड में तमाम वो मॉलिक्यूल्स रह गए हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो है, तो इस तरह एज ए होल पूरे लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और एक रूल याद रखिएगा, केमिस्ट्री में भी है ये बात और फिज़िक्स में भी है, कि मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स is directly proportional to the temperature। मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाएगा। तो रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। Since temperature of a substance depends on the average kinetic energy of its molecules। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, किसी भी मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कि उस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जब टेम्परेचर कम होता चला जाएगा तो अल्टीमेटली कूलिंग प्रोड्यूस होगी। कूलिंग, मैं आपको एक जनरल नॉलेज की बात यहाँ पर बताता जाऊँ, मेरे जहन में अभी आई है, एक बहुत अहम बात है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक लिक्विड है, पानी है, पानी 1000 ml, लेट्स सपोज हमारे पास 1000 ml वाटर है। अगर 1000 ml वाटर से सिर्फ 2 ml पानी इवापोरेट कर जाए, अगर सिर्फ 2 ml वाटर इवापोरेट कर जाए, इवापोरेट, तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि बाकी जो लिक्विड बचेगा 998 ml, उस लिक्विड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिर्फ 2 ml वाटर इवापोरेट होने से रिमेनिंग लिक्विड का टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब रिमेनिंग लिक्विड में कूलिंग प्रोड्यूस हुई। तो ये एक जनरल नॉलेज की बात है, यानी कि कहना मैं ये चाहता हूँ कि
इवापोरेशन होती जाएगी, रिमेनिंग लिक्विड का टेम्परेचर कम होता जाएगा और कूलिंग प्रोड्यूस होगी। इवापोरेशन ऑफ परस्पायरेशन, देखिए जब हमें पसीना आता है तो थोड़ी देर के बाद हम अपनी बॉडी को ठंडा महसूस करते हैं। ये भी क्यों है? परस्पायरेशन का मतलब पसीना, जब वो इवापोरेट होगा तो हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है। और ये भी याद रखें कि इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। इवापोरेशन सिर्फ लिक्विड की सरफेस से होती है और ये हर टेम्परेचर पर होती रहती है, हर टेम्परेचर पर। अब अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन इवापोरेशन एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन। क्वेश्चन सुन ले, डिफाइन इवापोरेशन, तो फिर आप डेफिनेशन लिखेंगे, एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन, तो फिर आप ये 4 फैक्टर्स लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद डायरेक्ट आप इन फैक्टर्स पर आ जाएंगे। ये वही टॉपिक है जो केमिस्ट्री में भी है, बेशक आप इसमें केमिस्ट्री वाला भी लिख सकते हैं। वहाँ पर शायद 4th डेफिनेशन कुछ और है, वहाँ पर 4th जो हेडिंग है वो ये नहीं है नेचर ऑफ द लिक्विड, वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो भी लिख सकते हैं आप। तो आइए पहला फैक्टर आज स्टडी करते हैं कि टेम्परेचर का इवापोरेशन से क्या रिलेशन है। आपकी बुक ने पहले एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या गर्मियों में कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं या सर्दी में? समर सीज़न में कपड़े जल्दी खुश्क होते हैं, विंटर में? कॉमन सेंस की बात है, समर सीज़न में क्लॉथेस कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं क्योंकि समर सीज़न में टेम्परेचर हाई है। तो इससे क्या पता लगा कि एट हायर टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतने ही लिक्विड के ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे। मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी हाई होती जाएगी, जितनी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी हाई होगी तो उतनी ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस से आके इवापोरेट कर जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इवापोरेशन फास्टेस्ट एज हाई टेम्परेचर। इवापोरेशन हाई टेम्परेचर पर फास्ट होती है और लो टेम्परेचर पर लो होती है। तो ये पहला फैक्टर आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इवापोरेशन। इवापोरेशन का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट है। आज हम यहीं तक अपना टॉपिक क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।